हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन वाले यूनिट का सेकंड लेक्चर है। कल हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इन सिंपल बच्चे अगर हम कहें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात करने वाले हैं। बड़े छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म करके फिर बच्चे हम मूव करेंगे केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की तरफ। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ हम सपोज करते हैं, सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 which are separated by a distance r, ओके रिमेंबर इट। तो बच्चे हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट ए आ गया, एक ऑब्जेक्ट बी आ गया, ठीक है। दिस ए एंड दिस बी, इसका मास आ गया हमारे पास m1 और इसका मास कितना आ गया m2। दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चे वो आ गई हमारे पास r के बराबर होगी। अब बच्चे अगर हमें वेक्टर फॉर्म समझनी है तो कुछ नोटेशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो नोटेशंस क्या हैं। लेट हम करेंगे आर 1 2 में लिख रहा हूँ बच्चे, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ये 1 2 का मीनिंग यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, R21 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा। देखो बच्चे, यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस में कहता हूँ ए से बी तक का डिस्टेंस मेज़र करो, कि आपके पास दो तरीके हैं डिस्टेंस मेज़र करने के। आप दो वे से इस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो। फर्स्ट क्या है बच्चे, आप ए को अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन मानो और बी तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, एक ये वाला मेथड आ गया। दूसरा मेथड ये है बच्चे, आप बी को अपना ओरिजिन मानकर ए तक डिस्टेंस मेज़र कर। दोनों केसेस में डिस्टेंस तो इक्वल ही आएंगे, बट डायरेक्शन तो बच्चे दोनों बार अपोजिट रही ना। फर्स्ट आप डिस्टेंस ए से बी की तरफ मेज़र कर रहे थे, दूसरे केस में आप डिस्टेंस बी से ए की तरफ मेज़र कर रहे थे। तो ये डायरेक्शन की बात होगी बच्चे। तो जहाँ डायरेक्शन की बात होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि R12 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा। तो बच्चे ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ये आप याद रखना, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ये ए से बी तक, ये यूनिट वेक्टर बताएगा। R21 का मतलब बच्चे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। रिमेंबर इट, ये दो कंसेप्ट हमने सीख लिए कि आर यूनिट वेक्टर 1 2 अगर लिखा हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, और अगर इस तरीके से यूनिट वेक्टर लिखा हो तो बच्चे उसका मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट नोटेशन है बच्चे, फोर्स F12 का मतलब क्या होगा। तो बच्चे इसको भी अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फोर्स F12 का मतलब बच्चे ये है, ये जो पहला होता है इसको अपना याद रखना, इसका मतलब होता है ऑन, और जो दूसरा होगा इसका मतलब क्या है बाई। मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी। मतलब क्या हुआ, ए पर फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। 1 का मतलब वन को हम बच्चे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड बॉडी बी से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि फोर्स जो लगी बॉडी ए पर लगी, और लगाई किसने, बॉडी बी ने लगाई है। नेक्स्ट बच्चे आप देखो, सिमिलरली अगर हम बात करें F21 का मीनिंग क्या होगा। तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी बाई बॉडी ए। मतलब ए ने बी पर फोर्स लगाई। रिमेंबर इट। तो बच्चे ये कुछ नोटेशंस थी इंपॉर्टेंट। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पहले ये तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर हम वेक्टर फॉर्म अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से बच्चे ये कॉपी करिए, फिर हम आगे को मूव करते हैं। ओके,
चलिए बच्चे नेक्स्ट मूव करते। मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से मिटा रहा हूँ। ओके, नाउ according to universal law of gravitation, universal law of gravitation, बच्चे वो लॉ क्या कहता है? फोर्स, हम ये बात बच्चे करने वाले हैं कि बी ने ए पर कितनी फोर्स लगाई। फोर्स ऑन ए बाई एक्सर्टेड बाई बी, एक्सर्टेड बाई बी इस क्या होगी, उसको बच्चे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स F12 से, तो बराबर होगा माइनस इंटू जी। देखो इस बॉडी का मास कितना बच्चे m1 है, इसका मास कितना है m2, डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। अब बच्चे ये जो पूरी क्वांटिटी आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे का पूरा एक ना हमारे पास मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसको अगर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। बच्चा बात है कि जो F12 है ना, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है ये समझने की ज़रूरत है। बॉडी बी ए पर फोर्स लगाएगी तो बॉडी ए अट्रैक्ट होगा बी की तरफ, क्योंकि बच्चे ये अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। तो बॉडी बी ने जब ए पर फोर्स लगानी है तो बच्चे ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ से अट्रैक्ट होगी। तो मतलब ये जो फोर्स है F12 इसकी डायरेक्शन है ये वाली, तो इसके डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर बता रहा है बच्चे? यह है R12 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर बच्चे आपने क्या लिखना, R12 यूनिट वेक्टर लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? मैं यहाँ से ये रब करता हूँ, इस अच्छे से आप लिख लो अच्छे इसको, R12 यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये आ गया F12 फोर्स का इक्वेशन फर्स्ट बच्चे, इसको हम मान लो। सिमिलरली बच्चे हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाई ए इस क्या होगा F21, दिस इज इक्वल टू अगेन माइनस जी, दिस इज इक्वल टू मास तो बच्चे वही रहेगा m1 इंटू m2 डिवाइड बाई डिस्टेंस भी r है। अभी बच्चे F21 की डायरेक्शन ये है कि फोर्स लगी बी पर, लगाई किसने, ए ने, तो बच्चे ये बॉडी इस तरफ मूव करेगी ना, F21 ये वाली आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। यानी ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन बताएगा, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, R21 यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चे यहाँ पर जो माइनस सिंबल है ना, वो हमें क्या बताता है, माइनस सिंबल ये बताता है कि ये फोर्सेस जो हैं अट्रैक्टिव इन नेचर हैं। तो ये बात आपने एक रिमेंबर रखनी है। ऑल्सो वी नो दैट बच्चे ये जो R12 यूनिट वेक्टर है ये किसके बराबर है, R21 यूनिट वेक्टर के, बिकॉज यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो ये बराबर तो होंगे। अच्छा, अब दोनों के बच्चे डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करिए, माइनस यूज़ कर दीजिए। ठीक है, इतना काम आपको करना है, एक माइनस यूज़ यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चा आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर। और बच्चे R12 यूनिट वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 यूनिट वेक्टर। ओके, तो बच्चे इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस को आप बाहर निकाल लो, एक माइनस को मल्टीप्लाई मत करना, एक माइनस को कॉमन निकालो तो यहाँ पर एक माइनस रह जाएगा हमारे पास, r का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। तो बच्चे ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, देखा जाए तो इक्वेशन सेकंड ये कहती है ये है F21 यूनिट वेक्टर होगा। तो माइनस F21 यूनिट वेक्टर आ जाएगा बच्चे। मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लिख रहे हैं F12 जो है ये बराबर भी है और
अभी मैंने आपको बच्चे समझाया था इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, और माइनस सिंबल बच्चे क्या बता रहा है हमें कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म बच्चे। बड़ा ही इजी था ये, इतना मुश्किल तो है नहीं इसको समझना। एक कंसेप्ट बच्चे और है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिगर आई होप कि आपने बना ली होगी इसकी। इन जर्नल अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म को। इन जनरल बच्चे अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू माइनस जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर। बच्चे आर यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर होता है आर वेक्टर बाई आर के। डेफिनेशन है, आप क्या करिए, देखो आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आर यूनिट वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला आ जाएगा आपके पास बच्चे। यहाँ पर यूज़ करिए तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्योर। आर यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, आर वेक्टर बाई आर, दिस सिंपल इक्वल टू माइनस जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हो, या वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। साथ ही साथ बच्चे हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 डेफिनेशन बच्चे हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो बच्चे केपलर लॉज से पहले हमने 2 थ्योरी डिस्कस करनी है। वो 2 थ्योरी डिस्कस करने के बाद फिर हम केपलर लॉज की बात करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चे वो पहले देख लेते हैं वो 2 थ्योरीज हमारे पास क्या है। एक्चुअली बच्चे ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरी हमारे पास आती हैं अर्थ के केस के अंदर, कि हम जो हमारा यूनिवर्स है, मतलब आप ये कह सकते हैं 2 थ्योरीज जो है ना, ये जो हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो बच्चे 2 हैं, ये हमारी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि साइंटिस्ट क्या सोचते थे बच्चे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। नंबर 1, एक थ्योरी का बच्चा आपने नाम तो सुना होगा, जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब बच्चे समझना है ये थ्योरी क्या कहती थी। देखो जियो का जो मीनिंग होता है बच्चे वो होता है अर्थ, और सेंट्रिक का मतलब यहाँ पर आप ये समझ लो सेंटर की बात करने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रिक मतलब सेंटर। अब बच्चे एक साइंटिस्ट हुआ था अराउंड 350 BC, अभी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट काफ़ी साल पहले की बात है, अराउंड 2000 ईयर अगो आप मान सकते हो, 2000 साल पहले साइंटिस्ट था जिसका नाम था टॉलमी। क्या नाम था बच्चे, टॉलमी। उसने एक थ्योरी दी थी, वो ये कहता है कि अर्थ जो है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, और पूरा यूनिवर्स जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। नंबर 1 थिंग, एंड सेकंड इज़ दैट कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। तो बच्चे ये किसने कहा था, टॉलमी ने। तो टॉलमी क्या कहता है, ये बात बच्चे आपको समझनी। देखो अगर हम बात करें बच्चे, वैसे भी तो हमें तो ऐसे ही दिखता है जैसे पहले लोग कहते थे कि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि हमें फ्लैट नज़र आती है, लेकिन अब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, स्टडी की, तो कहा अर्थ हमारी क्या है, एक ओबलेट शेप की तरह है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चे यहाँ पर ये है, आप सोचो ज़रा कि जब हम सुबह उठते हैं, हम देखते हैं कि सूरज घूम रहा है, चांद घूम रहा है, यानी आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा कुछ हम अपनी जगह पर फिक्स है। तो ऐसे ही उन साइंटिस्ट को उस ज़माने में लोगों को तो भी ऐसे लगा, वो टेलीस्कोप तो था नहीं बच्चे देखने के लिए, कोई इतनी बड़ी उसको डिस्कवरीज तो हुई नहीं थी कि उनको मालूम होता क्या। तो उन्होंने जब सुबह उठते तो बच्चे देखते हैं ये सूरज आया तो ये चला गया, स्टार आया ये भी चले गए। ठीक है, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि जो हमारी अर्थ है ये रुकी हुई है, तो बाकी पूरा यूनिवर्स जो है वो मूव कर रहा है। तो ये बात बच्चे किसने कही थी, टॉलमी ने। तो अगर हम टॉलमी की बात करें, अकॉर्डिंग टू टॉलमी, टॉलमी मुझे क्या क्या, होल यूनिवर्स पूरा का पूरा यूनिवर्स इज मूविंग अराउंड द अर्थ, इज मूविंग अराउंड द अर्थ, एंड अर्थ इज टू बी स्टेशनरी। अर्थ बच्चे क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है,
stationary and it is the center of whole universe। तो ये बात बच्चे किसने कही थी? टॉलमी ने। ठीक है, और कब बात कही थी ये भी याद रखना है आपको, 2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले ये टॉलमी ने ये बात कही थी कि जो हमारी अर्थ है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं करती है, और हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो अर्थ के अराउंड ही बच्चे घूमता है। ठीक है, तो ये टॉलमी ने ये बात कही थी। अब बच्चे देखो ये बात काफ़ी साल तक यही लोग मानते रहे, और एक साइंटिस्ट आया, आपने ये नाम याद रखना बस, आर्यभट्ट। इसका नाम तो बच्चे सभी को पता है, ये इंडिया का एक साइंटिस्ट था आर्यभट्ट। इसने ये बात कही कि अगर हम ये माने, इसने बच्चे ये तो कहा नहीं कि अर्थ जो है वो सेंटर है या नहीं है, इससे एक बात यही कि हम अर्थ को स्टेशनरी नहीं मान सकते। अगर हम ये मानेंगे कि अर्थ स्टेशनरी है तो फिर ये मूनर इक्लिप्स होना, ये सोलर इक्लिप्स लगना, ये पॉसिबल नहीं है, दिन और रात का बनना ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने बच्चे ये बात कही थी। बट अराउंड 600 ईयर अगो के बच्चे अगर हम बात करें, मतलब कोई 600 से 700 ईयर अगो की अगर बात करें, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था कार्पनिक्स। इसने एक और थ्योरी बच्चे दी थी जिसको हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब बच्चे इसने तो पूरी परिभाषा ही बदल दी। इसने भाई कहा अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ घूमती है। इसने कहा सन स्टेशनरी है, सन रेस्ट में है, बाकी सारा यूनिवर्स घूम रहा है, और जो सन है यही सेंटर है पूरे यूनिवर्स का। तो बच्चे ये किसने बात कही थी? कार्पनिक्स ने, कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी एक दी थी, उसने ये बात कही थी कि सन जो है वो रेस्ट में है, बाकी सारा का सारा यूनिवर्स जो है बच्चे वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बच्चे क्या बनेगी? होल यूनिवर्स इज मूविंग अराउंड द सन एंड सन इज टू बी स्टेशनरी एंड इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। अब ये थ्योरी जो है वो चलती रही 2016 के अंदर ये थ्योरी आके फेल हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बच्चे रेस्ट में हो, पूरा का पूरा यूनिवर्स घूम रहा है, पूरा का पूरा यूनिवर्स मूव करता है, हर चीज़ घूम रही है बच्चे इसके अंदर। तो ये याद रखना। थोड़ी सी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी बच्चे किसके बारे में, ये दो थ्योरीज़ के बारे में, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। तो नेक्स्ट जो बच्चे टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो डू नॉट मिस दैट लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर जो बच्चे मैंने दिया आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री, हेलियो का मतलब होता है सन, और सेंटर का मतलब सेंटर हो गया, तो मतलब यह डेफिनेशन यही कहते हैं कि सन इज़ द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स एंड होल यूनिवर्स इज मूविंग अराउंड द सन, सन इज स्टेशनरी। ओके, तो आई होप कि बच्चे आपको क्लियर होंगे कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।